हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज का टॉपिक है स्टूडेंट, हम बाल विकास की बात कर रहे हैं। बाल विकास में आपको पढ़ा रही हूँ होम साइंस में, और जो कि आपके सिलेबस से रिलेटेड है। तो टीजीटी पीजीटी मुख्य सेविका जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए टॉपिक बहुत हेल्पफुल रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आज मैं आपको अबगार स्कोर और न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस मतलब नवजात की जो सहज क्रियाएं होती हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं जिन्हें आप बोलते हैं, उसकी बात हम करेंगे। यहाँ से एक प्रश्न पूछ लेता है एग्जामिनर, जैसा लास्ट ईयर पूछा था टीजीटी में कि अगर आवाज़ होती है तो बहुत तेज़ी से बच्चा हाथ उठा लेता है, तो ये कैसी प्रतिक्रिया है, तो ये मोरोस्टार्टल है। इस तरीके से मैं आपको जो है कुछ रिफ्लेक्सेस के बारे में आज बताऊंगी और अबगार स्कोर की बात करेंगे हम। तो आज का वीडियो भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपने लास्ट वीडियो में देखा, हमने जो है पूरी प्रेगनेंसी के स्टेजेस की, डिलीवरी की, टाइप्स ऑफ डिलीवरी की बात करी। अब आज हम बात करेंगे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की, फिर हम अवस्थाओं की बात करेंगे, ठीक है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें मैं आपको पहले प्रीनेटल देन फिर पोस्टनेटल की बात करेंगे। प्रीनेटल की बात हम कर चुके हैं, तो बस जस्ट कोई रिवीजन रहेगा। पोस्टनेटल में हम इन्फेंसी और आपके बेबीहुड और आपके जो है चाइल्डहुड, अडल्टहुड, एडोलेसेंस, इसकी बात करेंगे। अच्छा, एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है, हालांकि मैंने उन्हें आंसर भी कर दिया है, कि मैम बाल विकास में और मानव विकास में डिफरेंस बता दीजिए क्या होता है। मानव विकास की जब हम बात करते हैं तो हम संपूर्ण मानव के विकास की बात करते हैं। संपूर्ण मानव के विकास के मतलब प्रीनेटल की भी बात करेंगे, जन्म से पूर्व की भी बात उसमें भी करते हैं, जन्म से पूर्व की बात हम बाल विकास में भी करते हैं, है ना। ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है, उसने सही क्वेश्चन पूछा है। हालांकि ये प्रश्न पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट भी है, आपको पता भी है। और जब मानव विकास की बात करते हैं तो मानव की संपूर्ण अवस्थाओं को हम पढ़ते हैं। संपूर्ण अवस्थाएं मतलब प्रीनेटल भी पढ़ेंगे भाई, गर्भ के समय का भी समय पढ़ते हैं। फिर हम उसमें बच्चा पैदा हो जाता है तो इन्फेंसी, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था और वृद्धावस्था, मतलब वूम डेथ तक का जो पूरा जितना भी डेवलपमेंट होता है एक मनुष्य के जन्म से लेकर के, जन्म से पहले से लेकर के गर्भावस्था से लेकर तक मृत्यु तक का सब कुछ हम जो है वो मानव विकास में पढ़ते हैं, क्योंकि हम कंप्लीट ह्यूमन की स्टडी कर रहे हैं, है ना। बाल विकास का दायरा थोड़ा कम है। बाल विकास में हम किशोरावस्था तक पढ़ते हैं, एडोलेसेंस एज तक पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि एडोलेसेंस जितने बच्चे होते हैं 18 ईयर्स तक को हमें माइनर एज बोला जाता है ना हमारे देश में, हम पढ़ते भी हैं कि 18 ईयर्स तक के बच्चे हमारे यहाँ माइनर हैं, उन्हें हम बच्चे बोलते हैं। मतलब अभी उनकी समझ जो है वो अडल्ट वाली नहीं है, लेकिन जब वो 18 ईयर्स को पार कर लेते हैं देन फिर वो जो है अडल्टहुड में आ जाते हैं। इसलिए हम किशोरावस्था तक के समय को बाल विकास में कंसीडर करते हैं, बाल विकास के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। तो बाल विकास का दायरा जो है वो गर्भावस्था से पहले का भी है, मतलब आपके जो गर्भावस्था का भी है, उसमें गर्भावस्था भी पढ़ते हैं आप, और गर्भावस्था के बाद कहाँ तक का पढ़ते हैं आप? किशोरावस्था तक। तो प्रेगनेंसी टू एडोलेसेंस, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का समय जो है वो आपके क्या कहलाता है? बाल विकास कहलाता है। और गर्भावस्था से वृद्धावस्था या मृत्यु तक का जो विकास आप पढ़ते हैं वो मानव विकास में पढ़ते हैं। क्लियर है? बाल विकास में हम अडल्टहुड और ओल्ड एज को नहीं पढ़ते, है ना। चलिए, आई होप इससे चीजें क्लियर होंगी आपको। आज का टॉपिक अबगार स्कोर बताती हूँ और न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस की बात करती हूँ। चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम ट्विंस की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट, ट्विंस, मैंने लास्ट वीडियो में आपको प्रेगनेंसी कंप्लीट पढ़ा दिया था, ट्विंस रह गए थे, मैं वहां भूल गई थी उसे ऐड करना, कोई बात नहीं। ट्विंस का मतलब क्या होता है? जुड़वा बच्चे, है ना। कभी कभी क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जब ओवम और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, वो निषेचित हो जाते हैं, तो आपके क्या बनता है? जाइगोट बनता है। जाइगोट में देन उसके बाद क्या होने लगता है? सेल डिवीजन होने लगता है। तो मैंने आपको बताया है कि सेल डिवीजन कैसे होता है। ये मान लीजिए जाइगोट है तो पहले 2 सेल स्टेज आएगी, मतलब ये 2 सेल में बट जाएगा। फिर आपके 4 सेल स्टेज आती है, 4 सेल बन जाते हैं। तो कभी कभी ये 4 सेल स्टेज में ही क्या होता है, ये जो जाइगोट होता है, सिंगल जाइगोट जो होता है, जो ओवम और स्पर्म का जो मिला हुआ रूप है जाइगोट, ये 2 भागों में बट जाता है, ये 2 भागों में बट जाता है, ठीक है। तो एक अंडा बन जाता है और दूसरा अंडा बन जाता है। आपको बात समझ में आई? जब सिंगल जाइगोट टूटता है 2 पार्ट्स में, सिंगल जाइगोट, 1 जाइगोट, ये देखिए, ये देखेंगे आप इसे, ये है, ये वाला ओवम है, ओवम के पास स्पर्म आ रहा है, दोनों ने मिलकर क्या बनाया? जाइगोट बनाया। और ये जाइगोट आपके 2 भाग में टूट गया,
देख रहे हो ना, दोनों के पास दो दो सेल हैं दो दो सेल। और ये ज़रूरी भी है। मैंने जो आपको सेल डिवीज़न जब बताया था तो मैंने आपको बताया था कि पहले 2 सेल स्टेज आती है, फिर आपके 4 सेल स्टेज आती है, फिर ऐसे करके आपके 8 सेल स्टेज आती है। 4 सेल स्टेज में ही अगर ट्विंस बनने हैं तो टूट जाने चाहिए, अदरवाइज क्या होता है, आपने एक वैसे ट्विंस देखे होंगे जो कोई पीठ से जुड़े हैं, पैर से जुड़े हैं, सिर से जुड़े हैं, वो बच्चे जीवित नहीं रह पाते हैं, मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे से अलग नहीं हो पाए। तो जब कभी भी आपको बस इतना याद रखना है, जब कभी भी सिंगल जाइगोट, एक जाइगोट 2 भाग में टूट जाता है, तो आपके ऐसे जो बच्चे होते हैं वो मोनोजाइगोटिक, या इन्हें आप आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं। ये एकदम सेम होते हैं स्टूडेंट, देखने में एकदम डिट्टो सेम। जैसे वो जुड़वा मूवी नहीं देखी थी, वैसे ही बिल्कुल दिखते हैं सेम। हालांकि वो तो थोड़ा उन्होंने हाइपो एक्टिव दिखाया था कि वो एक थप्पड़ मार रहा है तो दूसरा भी थप्पड़ मार रहा है, एक को खुजली हो रही तो दूसरे को भी हो रही, ऐसा नहीं होता। बट दे आर सेम। इनका जेंडर भी सेम होता है, इनकी शक्ल में भी डिफरेंस करना मुश्किल होता है। ये बिल्कुल सेम होते हैं क्योंकि ये सिंगल जाइगोट से टूट के बनते हैं, ये सिंगल जाइगोट से 2 बनते हैं। ठीक है, तो ऐसे ट्विंस को हम मोनोजाइगोटिक या आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइडेंटिकल ट्विंस। बिल्कुल सेम होते हैं ये बच्चे, एकदम सेम। एक मैंने केस पढ़ा था, आपके फॉरेन कंट्री में हुआ था, कोई एक केस था, मैंने ट्विंस के ऊपर पढ़ा था। तो जैसे उन्होंने क्या करा था, वो 2 भाई थे, तो वो रेपिस्ट थे। उनमें से इनका डीएनए भी कभी कभी इतना सेम होता है कि आप इनको पहचान नहीं सकते, जो सेम जाइगोट से बनते हैं। तो किसने रेप किया था ये वो पता ही नहीं कर पाए थे केस में। आज तक ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाई कि दोनों में से रेपिस्ट कौन है, क्योंकि डीएनए जो था वो सेम था। इनके डीएनए भी कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि इनके डीएनए भी सेम होते हैं, जबकि हम लोग कहते हैं हर इंसान का डीएनए अलग है। ठीक है, कुछ कंडीशन ऐसी होती है, कुछ बहुत ही ऐसे मतलब लोग होते हैं जिनमें सेम आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, ये इनके डीएनए तक सेम होते हैं। वो केस मैंने पढ़ा बहुत मतलब अच्छे से, उसको जो है आज तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाया उन दोनों भाइयों में से कि इसमें से रेपिस्ट कौन है, इसमें से किसने जो है वो किया, क्योंकि दोनों का डीएनए सेम आ रहा था, है ना। और कुछ भी जांच पड़ताल में एक वहां होता था, एक कहीं होता था, ऐसे करके वो केस आज भी उलझा हुआ है। तो ऐसे ट्विंस आपके मोनोजाइगोटिक कहलाते हैं, जो बिल्कुल सेम दिखते हैं क्योंकि ये सिंगल जाइगोट के टूटने से बनते हैं। ठीक है, कभी कभी इनके डीएनए तक सेम होते हैं। क्लियर? ये दिख रहा है ना आपको, ये दिख रहा है, दे आर आइडेंटिकल ट्विंस। देखो, एक स्पर्म है और एक आपके क्या है, ओवम है, दोनों का फर्टिलाइजेशन हो रहा है। फर्टिलाइजेशन बन के क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट जो है आपके सेल डिवीजन के टाइम पे 2 भागों में टूट जाता है। इनका प्लेसेंटा भी सेम होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। जो मोनोजाइगोटिक होते हैं इनको एक ही प्लेसेंटा पोषण देता है, इनके बॉडी में 2 प्लेसेंटा नहीं बनते हैं। ठीक है, ये सिंगल प्लेसेंटा से पोषण लेते हैं, सिंगल प्लेसेंटा इनको नरिश करता है। और ये इनका जेंडर सेम हो सकता है, या तो दोनों लड़की होंगी या दोनों लड़के होंगे, और दोनों लगभग बिल्कुल सेम दिखेंगे, बिल्कुल सेम। क्लियर है? तो ऐसे जो ट्विंस होते हैं ये मोनोजाइगोटिक आइडेंटिकल होते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो ओवरी होती है आपकी, वो क्या करती है, वो आपके 2 ट्विन बना लेती है। क्या बना लेती है? ये ओवरीज है। ठीक है, ये ओवरीज है। यहाँ पे क्या होता है, आपके 2 इस मान लो एक इस ओवरी से निकल आया, एक इस ओवरी से निकल आया, दोनों ओवरीज ने आपके ओवम प्रोड्यूस कर दिए। मैंने आपको बताया है जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें 1 महीना एक ओवरी निकालती है अंडा, 1 महीना एक ओवरी अंडा निकालती है। ठीक, कभी कभी इनकेस क्या होता है कि दोनों ओवरीज से निकल आया, 2 अंडे निकल आए, तो जब स्पर्म एंट्री लेते हैं तो स्पर्म को क्या पता, स्पर्म तो पूरी जगह घूमते हैं ना, पूरे यूट्रस, पूरे फैलोपियन ट्यूब्स में घूमते हैं, तो कुछ यहाँ भी जाते हैं, कुछ यहाँ भी जाते हैं, और पता चला दोनों जगह एग मिल गया उन्हें, तो अलग अलग, तो जब अलग अलग एग अलग अलग स्पर्म से फर्टिलाइज होता है। ठीक है, ये देखिए 2 एग या 2, कुछ आपने सुना होगा किसी को 3 बच्चे हो रहे हैं, किसी को 4 हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं, वो तो एक बहुत ही मतलब 100 में से कोई एक केस ऐसा होता है, उसको तो हम छोड़ ही देते हैं। हम सिंपल मोनोजाइगोटिक एंड डाइजाइगोटिक की बात कर रहे हैं। तो मोनोजाइगोटिक मतलब जो कि सिंगल एग से 2 बर्ड बन रहे हैं, और डाइजाइगोटिक मतलब 2 अलग अलग एग, 2 अलग अलग स्पर्म, और दोनों का अलग अलग प्लेसेंटा। समझ में आ रहा है? दोनों का अलग अलग प्लेसेंटा होता है इसमें। ये यूटेरस है, ठीक है,
यूटेरस की एक इस वॉल पे चिपक जाएगा, एक इस वॉल पे चिपक जाएगा। ऐसे ट्विंस आपके डायजाइगोटिक कहलाते हैं, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस कहलाते हैं। ठीक है, कैसे कहलाते हैं? डायजाइगोटिक या नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, जो कि दो अलग अलग अंडे अलग अलग स्पर्म से मिलके बने हैं। ये लड़का लड़की भी हो सकते हैं, लड़की लड़की भी हो सकते हैं, लड़का लड़का भी हो सकते हैं, और लड़का लड़की भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, है ना। लेकिन ये बिल्कुल सेम नहीं दिखेंगे, इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको बिल्कुल मिलेगा। जैसे आपको आपके भाई बहन में डिफरेंस, आप लोग बिल्कुल सेम नहीं है, आपकी बहन आपके भाई कुछ तो चेंजेस होंगे, वैसे चेंजेस इसमें भी होते हैं। ठीक है, बट जो सेम जाइगोट से बनते हैं वो एकदम सेम दिखते हैं स्टूडेंट, एकदम आपको एक जैसे दिखेंगे, उनको पहचानना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, कभी कभी बहुत एक जैसे दिखते हैं क्योंकि वो सिंगल जाइगोट से टूट के बने हैं। इनका प्लेसेंटा भी अलग अलग होता है, तो दे आर डायजाइगोटिक, या इन्हें आप फ्रैटर्नल ट्विंस भी बोलते हैं। ठीक है, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस भी बोलते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस सिंगल जाइगोट से, नॉन आइडेंटिकल डबल जाइगोट, दो जाइगोट आपके बन गए बॉडी में, और दोनों का अलग अलग प्लेसेंटा होता है। क्लियर है? आई होप ट्विंस क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इसी के साथ अब हम आ जाते हैं अबगार स्कोर की बात करेंगे। व्हाट इज अबगार स्कोर? अबगार एक टेक्निक है, ठीक है, एक तरीका है बच्चे को असेस करने का, बच्चे को जांचने का। विद इन 5 मिनट्स आफ्टर बर्थ, जन्म के 1 से 5 मिनट के अंदर बच्चे की कुछ 5 चीजों को क्या किया जाता है, यहाँ पर जांचा जाता है नर्सेस के थ्रू, और नर्सेस उन 5 चीजों को जांच करके कुछ नंबर्स देती हैं। बस वही नंबर क्या कहलाता है, बच्चा जो नंबर जो पाता है वही उसका अबगार स्कोर होता है। तो ऐसा क्या देखा जाता है 5 चीजों को, ऐसी कौन सी 5 चीजें जो है नर्सेस चेक करती हैं या देखती हैं और नंबर देती हैं, वो हम यहाँ जानेंगे। ये जो टेक्निक थी ये स्पेशली बच्चे की फिजिकल कंडीशन, उसकी शारीरिक कंडीशन कैसी है, वो कैसा दिख रहा है, उसकी हृदय की धड़कन सही चल रही है नहीं चल रही है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगी अभी वो 5 चीजें क्या हैं। तो उनको यहाँ पर देख के तुरंत स्कोर दिया जाता है स्टूडेंट, मतलब नंबर दिए जाते हैं। ठीक, तो ये जो टेक्निक थी ये आपके वर्जीनिया अबगार ने खोजी थी। किसने खोजी थी? वर्जीनिया अबगार। तो उनके नाम से ही इस टेक्निक को अबगार स्कोर बोलने लगे हैं। क्लियर है? यह शारीरिक स्थिति का, बच्चे की फिजिकल कंडीशन को जांचने के लिए ये एक असेसमेंट है, एक तरीका है बच्चे की शारीरिक स्थिति का आकलन करने का। तो कौन सी 5 चीजें इसमें चेक की जाती हैं, ये देखिए। पहली होती है बच्चों अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब बच्चा दिख कैसा रहा है। यहाँ पर ये बात बोली है वर्जीनिया अबगार ने, जो विधि दी है, उन्होंने बोला है कि बच्चा, आपको पता है जब पैदा होता है तो बिल्कुल पिंक पिंक दिखता है, होता है ना, एकदम पिंक रेड कलर का, एकदम पिंक होता है, उसके लिप्स वगैरह सब पिंक होते हैं। तो अगर बच्चे की अपीयरेंस पिंक है एकदम, तो आप उसको कितने नंबर देंगे? 2। इसमें 0, 1 और 2 इतने नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, अगर जिसकी अपीयरेंस पिंक नहीं है, मान लो हाथ, उसके हाथ पैर ब्लू हैं और बच्चा बीच में पिंक है, थोड़ा ब्लू है थोड़ा पिंक है, ठीक, तो आप उसको कितना नंबर देंगे? 1। और अगर बच्चा टोटली ब्लू है, एकदम ब्लू, मतलब नीला बच्चा पैदा हुआ है, देखने में एकदम बहुत खतरनाक स्थिति लग रही है, तो उसको कितने नंबर देंगे? 0। कितने नंबर देंगे? 0। बच्चे की स्थिति अच्छी नहीं है। तो बच्चे की अपीयरेंस चेक करना, बच्चे की पल्स रेट, पल्स रेट मतलब उसकी हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन को यहाँ पे जांचा जाता है, उसके अपीयरेंस को देखा जाता है। उसकी आपके ग्रीमेस देखते हैं। ग्रीमेस का मतलब होता है उसकी स्टिमुलेशन, मतलब आप उसको एक पैर पे मारते हो तो वो रो रहा है कि नहीं रो रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपने कुछ भी उसके ऊपर स्टिमुलेट किया तो वो रेस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी जांचा जाता है। सबको पता है कि बच्चे का रोना बहुत ज़रूरी होता है उसके पैदा होने के बाद, क्योंकि इससे उसकी क्या स्टार्ट होती है? ब्रीदिंग स्टार्ट होती है। मान लीजिए बच्चा रो नहीं रहा और आपने उसके पैर पे एक बार को उंगली मारी है ना, मारने का मतलब यानी कि उसको चटाचट मारना स्टार्ट कर दिया, पैर पे उंगली मारते हैं डॉक्टर्स, नर्सेस, मतलब कुछ भी ऐसा करते हैं कि बच्चा रोए, एटलीस्ट उसको दर्द का एहसास तो हो, कुछ उसको फीलिंग्स तो हो। इस चीज को बोलते हैं आपके ग्रीमेस, लाइक स्टिमुलेशन। आपने कुछ भी ऐसा किया कि बच्चा उस पर रिस्पॉन्स करे। तो अगर बच्चा बिल्कुल दहाड़े मार के रोने लगता है, चिल्ला चिल्ला के रोने लगता है, तो आप उसको कितने नंबर देते हैं? 2 नंबर देते हैं। अब उसने ऐसे करा केवल, तो ज्यादा रोया नहीं, चिल्लाया नहीं, तो आपने कह दिया अरे 1 नंबर नॉर्मल है, मतलब बच्चा जो है
ज़्यादा नहीं उसने एक्टिव रिस्पॉन्स किया हमारे किसी पे। लेकिन कुछ बच्चे ने बिल्कुल रिस्पॉन्स ही नहीं किया, वो बोला ही नहीं, उसका मुंह ही नहीं खोला, ना वो रोया ना वो बोला। तो कैसी स्थिति है ये? बहुत खतरनाक स्थिति है ना? बिल्कुल उसको 0 नंबर देंगे। ठीक, एक होता है, एक ए और आता है, इसका मतलब होता है एक्टिविटी, वही कि बच्चा एक्टिव है कि नहीं है। हमेशा जो लोग छोटे बच्चे हैं जिनके पास, और उनके बच्चे अगर बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं, आपका बच्चा एक्टिव है? हमेशा पूछते हैं, हमेशा डॉक्टर्स ये बात बोलते हैं, बच्चा कितना भी बीमार है आपका, उसको लूज मोशंस आ रहे हैं, उसको बुखार है, वो थोड़ा बहुत एक्टिव रहना चाहिए। आप देखिए, आप बीमार होते हैं, आप खटिया पे लेट जाते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को आप देखिए, वो कुछ ना कुछ, कितने भी बीमार हों, कुछ ना कुछ उनका खिलौना विलौना चलता ही रहता है, उनकी अपनी दिमाग चलता ही रहता है, क्योंकि वो नहीं समझते ना उस चीज़ को उतना। तो वही होता है एक्टिव। बच्चा पैदा होने के बाद थोड़ा बहुत हाथ पैर हिला रहा है कि नहीं हिला रहा है, एक्टिव है कि नहीं है, ये चीज देखी जाती है। तो अगर ज्यादा उसके हाथ पैर हिल रहे हैं तो वही 2 नंबर, कम हिल रहे हैं तो 1 नंबर, बिल्कुल बच्चा एक्टिव ही नहीं है, एकदम पड़ा है, तो 0 नंबर। ठीक है। और एक आर से मतलब है रेस्पायरेशन, मतलब वही वो सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है, उसकी ब्रीदिंग, उसका सर्कुलेशन कैसा चल रहा है। तो इन 5 चीजों को जो है, ये क्या है, 5 चीजें शारीरिक स्थिति दिखा रही है ना एक बच्चे की। तो इन 5 चीजों को यहाँ पर असिस्ट किया जाता है नर्सेस के थ्रू विद इन 5 मिनट, जन्म के 5 मिनट के अंदर। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है नर्सेस को ये सब देखने में, और बस वो क्या करते हैं, स्कोर देते हैं। तो स्कोरिंग अभी मैं बताती हूँ कितना होना चाहिए, तो आप कहेंगे गुड कंडीशन है, कितना होना चाहिए तो आप कहेंगे बैड कंडीशन है। तो अगर स्कोरिंग आपके बच्चे की 0 से 3 नंबर के बीच में आ रही है, अभी मैं इसका स्केल भी दिखाऊंगी, ठीक है, तो मतलब बच्चा खतरनाक कंडीशन में है। कैसी कंडीशन में है? खतरनाक। ना तो वो, उसका कलर भी ब्लू है, उसकी पल्स रेट भी अच्छी नहीं है, 100 से कम है पल्स रेट, उसका ग्रेवा, मतलब कोई किसी भी तरीके से वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है। हमने उसके पैर को सहलाने की कोशिश करी, हमने उसके पैर पे टक किया, मतलब मारी फिंगर, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, कोई एक्टिविटी भी नहीं कर रहा है वो बच्चा बिल्कुल भी, और उसकी जो ब्रीदिंग है वो भी अच्छे से उसको नहीं हो रही है। इसका मतलब बच्चा खतरनाक कंडीशन में है। उसका स्कोर 0 से 3 आया है, उसको तुरंत ऑक्सीजन की जरूरत है, तुरंत उसको डॉक्टर कंसल्ट जो भी कर सकते हैं, जो डॉक्टर्स वहां पे करते हैं, उसकी जरूरत है उस बच्चे को, है ना। और अगर मान लीजिए किसी का स्कोर आया, किसी बच्चे का 4 to 6 के बीच में, 4 to 6 के बीच में, ठीक, तो कैसा है वो बच्चा? औसतन है, मतलब उसको देखभाल की ज्यादा जरूरत है, लेकिन वो औसतन है, वो ठीक है ना, वो खतरनाक कंडीशन में नहीं है। और जिस बच्चे का स्कोर कितना आएगा, 7 से 10, इसका मतलब वो तो बिल्कुल हेल्दी, एकदम बढ़िया बच्चा है, एकदम खिला खिला अच्छा बच्चा है, उसको तो किसी भी तरीके की परेशानी की, कोई खतरनाक नहीं है, कुछ परेशानी नहीं है उस बच्चे को। तो अब कैसे ये स्कोरिंग करते हैं ये आप देखिए, ये है, ठीक है। एक साइड साइन लिख लेते हैं, अपीयरेंस, पल्स, ग्रिमेस, एक्टिविटी, रेस्पायरेशन। हिंदी में भी यही मिलेगा। अपीयरेंस को आप क्या बोल सकते हैं हिंदी में? बच्चा देखने में कैसा है ना, उसका कलर उसको वो देखने में कैसा है जब वो पैदा हुआ। तो अगर वो बिल्कुल ब्लू कलर का है, पर्पल कलर का है, बिल्कुल ब्लू है, ठीक, तो उसको हम कितने नंबर देते हैं? 0 नंबर देते हैं। हम क्या देते हैं? नर्सेस देती हैं, क्योंकि ये नर्सेस का काम होता है। अगर उसकी मान लो बॉडी पिंक है, मान लो ये बच्चा है, ठीक, ये बच्चा है, उसकी बॉडी तो पिंक है, लेकिन उसके हाथ पैर हल्के हल्के से नीले दिख रहे हैं, बाकी बॉडी पिंक है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, उसको हम कितने नंबर देते हैं? 1 नंबर। और जो पूरा पिंक है, एकदम पिंकिश है, खूब अच्छा दिख रहा है, तो उसको कितने नंबर देते हैं हम? 2 नंबर। क्लियर है? पल्स में क्या देखते हैं? पल्स है ही नहीं, एब्सेंट, एकदम 0, तो क्या करेंगे? 0 नंबर देंगे। 100 से कम है, लेस देन 100 से पल्स क्या है? कम है, तो हम कितने नंबर देती हैं नर्सेस? 1 नंबर। और जिसकी पल्स 100 से ज्यादा है तो उसको कितने नंबर दिए जाते हैं? 2 नंबर। ठीक। ग्रीमेस का मतलब मैंने आपको बताया वही कि बच्चा रेस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है। बच्चे को हमने सहलाया, बच्चे की हमने मान लो कहीं पर उंगली मारी, उसको कुछ भी टच करने की कोशिश करी, तो वो कुछ तो रेस्पॉन्स देगा। मान लो हल्की सी चुकोटी काटी, बहुत छोटी सी, वो रो ही नहीं रहा है, तो उसको कितने नंबर देंगे? नो रेस्पॉन्स, 0। थोड़ी बहुत एक्टिविटी करी, ऐसा करके कुछ करा तो आपने कह दिया 1 नंबर। और एक चिल्ला के रोआ हुआ, तो आप कितने नंबर देंगे?
2 नंबर, बुरी तरीके से रोने लगा। बच्चे का रोना बहुत अच्छा होता है जन्म के बाद। डॉक्टर सबको पता है कि वो रोना चाहिए, है ना। सबने 3 इडियट देखी है, जब उसका बेबी होता है वो रोता नहीं है तो वो कहता है ऑल इज वेल, फिर वो रोना स्टार्ट कर देता है। रोना बहुत ज़रूरी होता है, जब तक बच्चा रोएगा नहीं, उसकी सांस, उसकी ब्रीदिंग स्टार्ट नहीं होगी, और रोना बहुत ज़रूरी है। एकदम चिल्ला के रोने लगा बुरी तरीके से तो आप कितने नंबर देंगे? 2 नंबर। एक्टिविटी, वही एक्टिविटी, कोई एक्टिव नहीं है, बच्चा थोड़ा बहुत तो हिलता है ना, छोटा बच्चा थोड़ा बहुत तो माँ की गोद में या किसी की भी गोद में थोड़ी बहुत तो एक्टिविटी करता है ना। अगर वो बिल्कुल एक्टिविटी नहीं कर रहा है, 0, तो 0 नंबर। थोड़ा बहुत है, हल्का फुल्का उसका है, मतलब वीकनेस है उसके अंदर, कोई बात नहीं, 1 नंबर। एकदम स्ट्रांग जबरदस्त तरीके से हाथ पैर हिल रहे हैं, आंखें भी खोल के देख रहा है, नजर भी लग जाती है ऐसे बच्चों को कि अरे तुझको देख रहा है होता है ना, तो 2 नंबर, है ना। रेस्पायरेशन, बच्चा सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, अगर नहीं ले रहा है, एब्सेंट है, तो 0 नंबर। ठीक, थोड़ा बहुत है, रेगुलर इरेगुलर है, मतलब धीमे धीमे आ रही है सांस, उसको हम ऑब्जर्वेशन में रखेंगे तो वो ठीक हो जाएगा, तो 1 नंबर। एकदम गुड, क्राइंग, चिल्ला के रो रहा है, खूब चिल्ला के रोया है तो अच्छे से रेस्पायरेशन हो रहा है, तो गुड। तो ऐसे करके बच्चे का स्कोर चेक किया जाता है। तो जिसको सब में 2-2 नंबर मिले, मान लो यहाँ भी 2, 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 तो 2 पंजे 10 हो गए ना। 5 चीज़ों को आप चेक करते हैं, 2 पंजे 10 होगा, इसका मतलब ये बच्चा कैसी कंडीशन में है? एकदम गुड, एकदम चटाचट, एकदम अच्छा बच्चा है, मस्त बच्चा है, हेल्दी बच्चा है, घबराने की जरूरत नहीं है। 7 से 10 के बीच में स्कोर है अगर किसी का भी। मान लो किसी को 3 एरियाज में 2 नंबर मिल गए, है ना, यहाँ पे मान लो इसमें 2 एरिया, इसमें 2 नंबर, 2 2 4 मिल गया, यहाँ 5 मिल गया, यहाँ 6 मिल गया, यहाँ 7 मिल गया, तो 7 के बाद जो है 10 नंबर आया है, तो इसका मतलब बच्चा ठीक है, बच्चे को घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बच्चा ऐसा है जिसको 0 से 3 के नंबर मिले हैं, सब में 0 उसको नंबर मिला है, तो ऐसा बच्चा तो बहुत खतरनाक कंडीशन में है। ना तो उसको पल्स आ रही है, ना उसको रेस्पायरेशन है, वो बिल्कुल ब्लू है, उसको तुरंत ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उसको नर्सिंग चैम्बर्स में रखा जाता है, जो आप जानते हैं मशीन्स में रखा जाता है। ऐसे बच्चों की कंडीशन क्यों हो जाती है? क्यों 0 से 3 नंबर किन बच्चों को स्पेशली मिलता है? जो प्री मैच्योर बेबी होते हैं, जो आपको पता है 37 हफ्ते से पहले हो गए। 7वें महीने में भी आपने सुना होगा कुछ लोगों की डिलीवरी हो जाती है, तो जब 7वें महीने में हो गए तो ऑब्वियसली वो थोड़े कमज़ोर होंगे। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि है पूरा महीना होने के बाद भी उनकी नहीं वो स्थिति अच्छी है, लेकिन अधिकतर जो नंबर है 0 से 3, ये उन्हीं बच्चों में देखा जाता है जो प्री मैच्योर पैदा हो जाते हैं। तो फिर उन्हें तुरंत डॉक्टर्स जो हैं वो मशीन्स में रखते हैं, उनका इलाज किया जाता है, तो इसे कहते हैं अबगार स्कोर। बस क्लियर है? अबगार स्कोर में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जन्म जब हो जाता है बच्चे का, 1 से 5 मिनट के अंदर बच्चे की शारीरिक स्थिति को ज्ञात करने के लिए अबगार स्कोर किया जाता है। शारीरिक स्थिति का आकलन करने के लिए 5 चीजों का आकलन किया जाता है। किस किस का? पहला है अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब बच्चा दिख कैसा रहा है, ब्लू दिख रहा है कि पिंक दिख रहा है ना। दूसरा क्या है? उसकी पल्स रेट, उसमें पल्स है कि नहीं है, उसका हृदय काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर 100 से ज्यादा पल्स रेट आ रही है मतलब बच्चा हेल्दी है, 100 से कम आ रही है मतलब उसकी पल्स रेट कम है तो 1 नंबर, बिल्कुल नहीं है तो 0 नंबर, है ना। उसका ग्रीमेस का मतलब मैंने आपको बताया कि बच्चा, आपने उसको मान लो मारा से मतलब आपने उसके फिंगर मारी, आपने उसको हल्का सा चिकोटी काटी, तो वो रो रहा है कि नहीं रो रहा है, या उसने कुछ एक्टिविटी कुछ रिस्पॉन्स किया कि नहीं किया आपको। तो अगर आप उसने बढ़िया स्ट्रांग रिस्पॉन्स किया तो 2 नंबर, नहीं हल्का फुल्का रिस्पॉन्स किया तो 1 नंबर, बिल्कुल नहीं कर रहा है, आपके सहलाने मारने पर भी वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। मारने का मतलब समझ रहे हो ना, चटाचट चांटे नहीं मारने हैं बच्चे को हल्के से डॉक्टर्स जो हैं थोड़ा सा पुश करते हैं, मतलब उसके तलवे पे हल्की सी फिंगर मारते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं कि बच्चा रिस्पॉन्स करे, बच्चा आपके स्टिमुलेशन के ऊपर रिस्पॉन्स करे, ठीक है, आपकी उत्तेजना के प्रति अपनी प्रतिक्रिया दिखाए, तो वो देखा जाता है ग्रीमेस, उसे कहते हैं। एक्टिविटी मतलब थोड़ा बहुत एक्टिव है कि नहीं है, हल्का फुल्का उसके हाथ पैर जो छोटे छोटे बच्चों के चलते हैं वो चल रहे हैं कि नहीं चल रहा है। एक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि फुटबॉल खेलने लग जाए, क्योंकि हम जन्म से 5 मिनट के अंदर की बात कर रहे हैं, विद इन 5 मिनट्स के अंदर ये टेस्ट होता है। और लास्ट है रेस्पायरेशन, वो सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो जब बच्चे चिल्ला के रोएंगे, खूब तेज रोएंगे, तो उनके फेफड़े खुलेंगे, लंग्स खुलेंगे और वो अच्छे से ब्रीथ कर पाएंगे। जो रो ही नहीं रहा है, बोल ही नहीं रहा है, एक्टिव ही नहीं है, बिल्कुल ब्लू पड़ा हुआ है बच्चा, उसमें सांस कहाँ से आएगी। तो ऐसे बच्चों को तुरंत आपको क्या करना है,
तुरंत उसको जो है बच्चे को डॉक्टर को दिखाना है, तुरंत उस बच्चे को आप नर्सेज जो है वो ऑब्जर्वेशन में ले लेती हैं, मशीन्स पे रख लेती हैं, ऑक्सीजन पे रख लेती हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। अबगार स्कोर क्या है, स्कोरिंग कितनी आनी चाहिए, फिर से लिख लीजिए यहाँ पे आप लोग। जिस बच्चे की स्कोरिंग 0 से 3 आई है वो कैसी स्थिति में है, वो डेंजर है, खतरनाक स्थिति में है। लिख लीजिए, खतरनाक स्थिति में है वो बच्चा। उसको तुरंत जो है वो किसकी परामर्श, ऑक्सीजन की जरूरत है, तुरंत उसको डॉक्टर की जरूरत है। आप दूसरा लिखिए, जिसकी आपका स्कोर आया है 4 से 6 के बीच में, मतलब ये औसतन है, मीडियम है, कोई बात नहीं, ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और ठीक हो जाएगा बच्चा, है ना। और जिसका स्कोर आपके आया है कितना, 7 से 10, 7 से 10, गुड हेल्दी वेल्दी बच्चा है, बिल्कुल मजेदार बच्चा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ सब कुछ सही है उसके अंदर, ठीक है। फिजिकल अपीयरेंस उसकी बहुत अच्छी है। तो आई होप अबगार स्कोर आपको क्लियर हो गया होगा। द अबगार स्कोर इज अ नंबर असाइन टू अ बेबी राइट आफ्टर बर्थ। अबगार स्कोर एक नंबर है जो कि बच्चों को दिया जाता है जन्म के तुरंत बाद। इसको किसने खोजा था, इस विधि को आपके वर्जीनिया अबगार ने खोजा था, इसलिए इस विधि को अबगार स्कोर बोला जाता है। कितनी अवस्थाओं को, फिजिकल अवस्थाओं को देखा जाता है अबगार स्कोर में, तो 5 अवस्थाओं को देखा जाता है। कौन कौन सी हैं 5 अवस्थाएं, बच्चा दिख कैसा रहा है, बच्चे की हृदय की धड़कन, बच्चे का सांस लेना, बच्चे की एक्टिविटी, बच्चे का रेस्पॉन्स, इस सबको देखा जाता है। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, ये अबगार स्कोर खत्म होता है। अब हम बात करेंगे नियोनेटल रिफ्लेक्सेस की, मतलब छोटे बच्चे कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं करते हैं। देखिए रिफ्लेक्सेस आप भी करते हैं, आपके अंदर भी प्रतिवर्ती रिफ्लेक्सेस हैं, क्योंकि जो रिफ्लेक्सेस होते हैं ये 2 तरीके के होते हैं स्टूडेंट। एक तो होते हैं आपके परमानेंट, एक होते हैं टेम्परेरी। टेम्परेरी वो होते हैं जो कि कुछ समय के बाद डिसअपेयर हो जाते हैं, मतलब दिखते नहीं है, खत्म हो जाते हैं। लेकिन जैसे हमारी आंख का झपकना, हमारा एकदम से चौंक जाना, बुरी तरीके से डर जाना, ये सब हमारे रिफ्लेक्सेस जो हैं, या हमारे आंख की पुतली का फैल जाना, ये आज भी हमारे साथ होता है। ऐसे रिफ्लेक्सेस जो कि लाइफ लॉन्ग हमारे साथ चलते हैं, ये परमानेंट होते हैं, ये कभी खत्म नहीं होते, ठीक है। तो चलिए न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस में बात करते हैं हम। आपको पहले रिफ्लेक्सेस समझ में आया, 2 तरीके के होते हैं, परमानेंट एंड टेम्परेरी। कुछ तो कुछ समय के बाद आपके डिसअपियर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ जैसे हमारे आंख का झपकना, आज भी हमारे अगर आंखों में लाइट पड़ती है बहुत तेज तो हम अपनी पलकों को बंद कर लेते हैं और अपनी आंख हमारी क्या करती हैं, उस तेज रोशनी से बचती हैं। तो ये आज भी हमारे अंदर है और हमेशा रहेगा, है ना। तो न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस में सबसे पहले हम बात करेंगे रूटिंग रिफ्लेक्स की। रूटिंग रिफ्लेक्स क्या होता है, देख लीजिए, आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, सबको पता भी है रूटिंग रिफ्लेक्स क्या होता है। रूटिंग का मतलब होता है बच्चे के गाल की तरफ, आप बच्चे की चाहे राइट साइड चाहे लेफ्ट साइड, चाहे अपनी फिंगर लगाइए या कोई भी एक ऑब्जेक्ट लगाइए, तो बच्चा तुरंत उसकी तरफ क्या करेगा, आपके घूम जाएगा। जिस तरफ भी, जिस गाल की तरफ भी आप फिंगर लगाओगे या कुछ भी ऑब्जेक्ट लगाओगे, बच्चा उस तरफ घूम जाएगा और उस फिंगर को क्या करेगा, अपने मुंह में लेने की कोशिश करेगा, है ना। तो इस ऐसे रिफ्लेक्स को क्या कहते हैं, हम रूटिंग रिफ्लेक्स कहते हैं। किसी भी गाल की तरफ आप उसके फिंगर लगाओ, कोई ऑब्जेक्ट लगाओ, वो उस तरफ तुरंत घूम जाएगा। ऐसा रिफ्लेक्स आपके क्या कहलाता है, रूटिंग रिफ्लेक्स कहलाता है। वो रूट करता है, जिधर भी आप हाथ ले जाएंगे उस तरफ वो रूट करने लगेगा, ठीक है, रूटिंग रिफ्लेक्स। चलिए ये रिफ्लेक्स थोड़े दिन बाद, 3 से 4 महीने के बाद क्या होते हैं, बच्चों में खत्म हो जाते हैं। अब आज तो आपके नहीं है ना कि आपकी गाल पे कोई फिंगर लगाया, आप उसकी तरफ जाके उसके मुंह में उसकी फिंगर अपनी, मतलब उसकी फिंगर अपने मुंह में ले लो, ऐसा तो नहीं करते हो ना, अब तो खत्म हो जाता है ये रिफ्लेक्स। आगे देखो, दूसरा है मोरोस्टाटल रिफ्लेक्स। ये आपसे पूछा गया था लास्ट ईयर टीजीटी में कि जब कभी भी तेज आवाज होती है, बहुत तेज आवाज, मान लीजिए छोटा सा बच्चा नया नया पैदा हुआ है, पास में उसके बम फूट गया, है ना, दिवाली के बम फूट रहे हैं, तो वो एकदम से क्या करेगा, उसके प्रति रिस्पॉन्स करेगा। या आपने बहुत तेज ताली बजा दी तो वो एकदम से ऐसा लगेगा आपको चौंक गया, लेकिन वो चौंकता नहीं, वो तेज आवाज पे, वो चौंकना ही जैसा है, तेज आवाज पे उसके दोनों हाथ एकदम से उठ जाएंगे। तो ये जैसा आपका पिक्चर में दिखाई दे रहा है, तेज आवाज होने पर। तो ऐसे रिफ्लेक्स को हम मोरोस्टाटल रिफ्लेक्स बोलते हैं। मोरोस्टाटल क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसकी गतिविधि, शारीरिक गतिविधि इसमें रिस्पॉन्स कर रही है। मोटर को क्या बोलते हैं, मोटर रिस्पॉन्स होता है ना, मोटर डेवलपमेंट आप पढ़ते हैं ना, जो क्या मांसपेशियों से संबंधित है, उसमें आप ग्रॉस मोटर स्किल्स पढ़ते हैं, फाइन मोटर स्किल्स पढ़ते हैं। तो इसीलिए ये मोरोस्टाटल रिफ्लेक्स है, क्योंकि सॉरी, इसमें क्या हो रहा है, बच्चा का देख रहे रिस्पॉन्स कैसा हो रहा है, उसके हाथ बिल्कुल हाथ पर एकदम से हिल जाते हैं पूरी तरीके से। तो ये मोरोस्टाटल रिफ्लेक्स होता है, तेज आवाज होने पर बच्चा रिस्पॉन्स करता है उस आवाज के प्रति, है ना। चलिए
तीसरा क्या है आपके, बेबिंस्की रिफ्लेक्स। बेबिंस्की रिफ्लेक्स में क्या होता है, जब बच्चे के तलवे पे, पैर के तलवे पे आप अपनी फिंगर्स चलाओ, छोटे बच्चे होते हैं जो न्यूबॉर्न बच्चे हैं, क्योंकि हम न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस की बात कर रहे हैं, है ना। तो जब आप यहाँ पर उसके फिंगर चलाते हैं और या किसी भी पेन या पेंसिल से हल्के से आप करते हो, तो उसका जो ये पंजा है पंखे के समान फैल जाएगा, एकदम पंखे के समान। अंगूठा पीछे की तरफ चला जाएगा और फिंगर्स ये आगे की तरफ आ जाएंगी, एकदम पंखे के जैसे फैल जाएगा, पंख के जैसे, है ना। तो ऐसे रिफ्लेक्सेस को बेबिंस्की रिफ्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेबिंस्की रिफ्लेक्स। वो अभी इतना छोटा है, समझ नहीं पाता, आपसे पैर नहीं खींचवाएगा अपना, लेकिन उसका पैर एकदम पंख के समान फैल जाएगा, पंखे के जैसा। ये अंगूठा पीछे की तरफ मूव कर जाएगा और जो उसकी फिंगर्स है पैर की वो आगे की तरफ मूव कर जाएंगी जब कभी भी आप बच्चे के तलवे पर, ठीक है, ये जो तलवा है पैर का, इस पे फिंगर से चलाते हैं या किसी ऑब्जेक्ट से चलाते हैं, तो ऐसे रिफ्लेक्स को आप बेबिंस्की रिफ्लेक्स बोलते हैं। 6 महीने के बाद ये रिफ्लेक्स भी डिसअपियर हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्या होता है इस रिफ्लेक्स में, मैंने आपको बता दिया, पंखे के समान उसका पैर हो जाएगा, बिल्कुल फैल जाएगा पंखे के समान। अंगूठा पीछे की तरफ चला जाएगा, पीछे की तरफ मतलब पीछे की तरफ मोड़ लेगा अपने अंगूठे को, और ये जो फिंगर्स हैं ये आगे की तरफ को मूव कर जाएंगी। समझ में आ रहा है, ऐसे रिफ्लेक्स को आप बेबिंस्की रिफ्लेक्स बोलते हैं। क्लियर है, अभी तक कोई समस्या तो नहीं है किसी को भी। आगे बढ़े, हम न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस की बात कर रहे हैं। न्यूबॉर्न मतलब नवजात बच्चे की बात कर रहे हैं जो अभी नया नया पैदा हुआ है। आगे देखिए, ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स। सब अपने बच्चे होने के बाद आजकल ये फोटो लगाते हैं, बहुत पेरेंट्स लगाते हैं, लगाते हैं नहीं लगाते हैं, पापा लगा देंगे कि बच्चे ने मेरी फिंगर पकड़ ली, मम्मा लगा देंगी, बच्चे तो फिंगर पकड़ते ही हैं। ये ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स बच्चों में होता ही होता है, किसी भी चीज को पकड़ लेना। आप अपना फिंगर दोगे, फिंगर पकड़ लेंगे। आप पेन लगा के देखो छोटे बच्चों को, पेन पकड़ लेंगे, क्योंकि उनकी आदत होती है, वो अपने हाथ सिकोड़ के माँ के गर्भ में होते हैं, है ना, बिल्कुल उनके हाथ सिकड़े हुए होते हैं। तो जब भी कोई चीज उनके हाथ में आती है यहाँ पर, तो वो उसको तुरंत पकड़ लेते हैं, है ना। ये रिफ्लेक्स आपके कहलाता है ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स। कौन सा रिफ्लेक्स कहलाता है, ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स। किसी चीज को ग्रास्प कर लेना, ग्रास्प मतलब पकड़ लेना। चाहे आप अपनी फिंगर लगाओ, चाहे आप यहाँ पे कोई पेन दे दो, पेंसिल दे दो बच्चे को, कुछ भी ऐसा ऑब्जेक्ट दे दो, उसके हाथ के पास आप लेके जाओ, उसके हाथ के फिंगर्स के बीच में, वो तुरंत उसको ग्रास्प कर लेगा, पकड़ लेगा, है ना। तो ऐसा रिफ्लेक्स आपके ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स कहलाता है। सबको पता है ये चीज। आगे बढ़ते हैं, टोनिक नेक रिफ्लेक्स। टोनिक नेक रिफ्लेक्स जो आपके होता है, इस रिफ्लेक्स को, बहुत मजेदार रिफ्लेक्स है। इस रिफ्लेक्स को जो है स्टूडेंट्स फेंसिंग या बॉक्सर रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेंसिंग, गिव मी अ मिनट, फेंसिंग या बॉक्सर रिफ्लेक्स। क्यों, क्योंकि देखो बॉक्सर जैसा लग रहा है बच्चा। कैसा लग रहा है बॉक्सर जैसा, ये देखिए। इस रिफ्लेक्स में क्या होता है, छोटे बच्चे देखा है आपने कि अपना एक तरफ मुंह घुमा लेते हैं, किसी भी तरफ जहां उनकी मर्जी होती है उस तरफ मुंह घुमा लेते हैं। जिस तरफ मुंह घुमा लेता है अपना, जिस तरफ भी मुंह कर लेते हैं, उस तरफ का हाथ और पैर तो सीधा रहेगा, एकदम देखो ऐसे सीधा रहेगा एकदम, उस तरफ का हाथ पैर तो सीधा रहेगा, लेकिन दूसरी साइड का हाथ और पैर जो है वो देखो मोड़ लेगा। दूसरी तरफ का, जिस तरफ मुंह नहीं है, उसकी बैक साइड का हाथ और पैर जो है वो मोड़ लेता है। तो ऐसा लगता है कि बॉक्सिंग कर रहा है, ऐसा लगता है कि बॉक्सिंग कर रहा है, ठीक है। इसलिए इस रिफ्लेक्स को आपके फेंसिंग रिफ्लेक्स या बॉक्सिंग रिफ्लेक्स भी बोला जाता है। टोनिक नेक रिफ्लेक्स को, किसको, टोनिक नेक रिफ्लेक्स को। इसे हिंदी में भी ऐसे ही लिखते हैं स्टूडेंट, टोनिक नेक रिफ्लेक्स, ठीक है। टोनिक नेक रिफ्लेक्स आपके दो तरीके के होते हैं, एसिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल। उतना हमें नहीं पढ़ना है, सिंपल आप इतना समझिए। टोनिक नेक रिफ्लेक्स क्या होता है, ये रिफ्लेक्स जिस तरफ बच्चा का सर रहता है उस तरफ के हाथ पैर तो सीधे रहते हैं, एकदम दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पर, लेकिन जिस तरफ सिर नहीं है उसका, मतलब दूसरी साइड के हाथ और पैरों को क्या कर लेता है, मोड़ लेता है, सिकोड़ लेता है। छोटे बच्चों को आपने ऑब्जर्व करना, कभी भी आपके छोटे बच्चे हों या आपके आसपास हों तो आप जरूर ऑब्जर्व करना है, 5 से 6 महीने तक के बच्चों में ये रिफ्लेक्स रहता है और धीरे धीरे खत्म हो जाता है। टोनिक नेक, टोनिक नेक मतलब जिस तरफ नेक, उस तरफ के हाथ पैर तो सीधे रहेंगे एकदम, और दूसरी साइड के हाथ पैर उनके हिलते रहेंगे, कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे, है ना, मतलब बराबर उनका हाथ पैर जो है वो बॉक्सिंग करता रहेगा, चलता रहेगा। तो ऐसे रिफ्लेक्स को आपके टोनिक नेक रिफ्लेक्स बोला जाता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स जो कि आज भी हम लोगों के है, ये आज तक हमारे जीवन से नहीं गया और कभी जाएगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि जब भी हमारी आंखों पे कोई प्रकाश डाला जाता है तो छोटे बच्चे अपनी आईज बंद कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं? आप भी कर लेते हैं। आप भी आज भी क्या होता है, आपकी आंखों में कोई प्रकाश पड़ता है तो आप उसको बंद कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया जो रिफ्लेक्सेस होते हैं, मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको ब्रेन पढ़ाया था, इसका सेंटर पॉइंट क्या होता है रिफ्लेक्सेस का? प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो केंद्र है वो क्या है हमारी बॉडी में? स्पाइनल कॉर्ड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है टीजीटी में, तो स्पेशली पूछा जाता है। स्पाइनल कॉर्ड है प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र, है ना? तो क्या होता है, आप एकदम से चौंक जाते हैं, बुरी तरीके से घबरा जाते हैं, आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, ये सब स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है आपकी बॉडी में। तो जो आपके छोटे बच्चे होते हैं ये भी क्या करते हैं, ब्लिंक कर देते हैं, अपनी आंखें बंद कर लेते हैं जब आप रोशनी डालते हैं इनकी आइज पे। आज भी है रिफ्लेक्सेस, क्योंकि रिफ्लेक्सेस कुछ परमानेंट होते हैं, कुछ टेम्परेरी होते हैं। कुछ रिफ्लेक्सेस जो है वो समय के साथ निकल जाते हैं, जैसे सकिंग करना, आपके ग्रास्पिंग है, ऐसे रिफ्लेक्सेस समय के साथ खत्म हो जाते हैं। लेकिन कुछ रिफ्लेक्सेस हमारे आजीवन रह जाते हैं। क्लियर है? तो ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स आपके तेज रोशनी में आंख को बंद करने कौन सा रिफ्लेक्स है? ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स। आगे देखिए सकिंग रिफ्लेक्स। छोटे बच्चों को आपने देखा होगा कुछ भी अपना मुट्ठी, अपना मुंह में सब कुछ डालते रहते हैं, तो और सकिंग रिफ्लेक्स की वजह से ही वो ब्रेस्ट से दूध पी पाते हैं, बॉटल से दूध पी पाते हैं, है ना, क्योंकि वो सक कर पाते हैं। तो सकिंग रिफ्लेक्स जो है वो छोटे बच्चों में आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे होते हैं जब आपके 2 महीने के 3 महीने के अपनी मुट्ठी जैसे है मुंह में डाल के चूसते रहेंगे, सक करते रहेंगे। तो ऐसे रिफ्लेक्सेस को, अपनी मुट्ठी को चूसना या ब्रेस्ट को माँ के सक करके दूध पी पाना, बॉटल से निपल से दूध पी पाना, ये किस वजह से हो पाता है? ये सकिंग रिफ्लेक्स की वजह से हो पाता है। उन्हें सक करना आता है, वो सक करना रिफ्लेक्स है, उनकी जन्मजात क्रिया है सक करना, तभी तो वो माँ के स्तन को सक कर पाते हैं, दूध पी पाते हैं। तो सकिंग रिफ्लेक्स होता है बच्चों में, है ना। आगे देखते हैं और कौन सा रिफ्लेक्स है, स्टीपिंग रिफ्लेक्स। स्टीपिंग रिफ्लेक्स को आपके डांसिंग रिफ्लेक्स भी बोला जाता है। क्या बोला था? डांसिंग रिफ्लेक्स। बच्चा 6 महीने का जब हो जाता है, जब उसके गर्दन पे उसका कंट्रोल आ जाता है ना, नेक पर। छोटे बच्चों का तो नेक पर अपनी कंट्रोल नहीं होता है, धीरे धीरे कंट्रोल आता है। तो जब आप 6 महीने के बच्चे को, 6 से 7 महीने के बच्चे को सीधा खड़ा करने की कोशिश करते हैं जमीन पे, तो वो ऐसा लगेगा जैसे टप टप नाच रहे हैं। एक पैर इधर लगाने की कोशिश करेंगे, दूसरा पैर इधर लगाने की कोशिश करेंगे, मतलब वो जमीन छूने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उनके पैर जमीन छूने की कोशिश करते हैं। तो देखिए है, तो ऐसा लगेगा ये नाच रहा है, कभी ये पैर रखेंगे, कभी ये पैर उठा लेंगे, फिर ये पैर रखेंगे, वो पैर उठा लेंगे। तो इसलिए इसे डांसिंग रिफ्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। ऐसा प्रतीत होगा छोटे छोटे बच्चे डांस कर रहे हैं और बड़े खुश होते हैं, बड़े हंसते हैं। आप उनके पैर जमीन पे लगाओ तो बड़े हंसते हैं, वो खुश होते हैं ना, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ये आपके स्टीपिंग रिफ्लेक्स कहलाता है। ऐसा रिफ्लेक्स किस नाम से जाना जाता है? स्टीपिंग रिफ्लेक्स। मतलब स्टेप आप किस पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके किसी भी सरफेस पे। आप जमीन पे खड़ा करो तो अपने पैर लगाने की कोशिश करेंगे, आप मेज पे खड़ा करो तो अपने पैर रखने की कोशिश करेंगे। ऐसा तो है नहीं आपकी तरह एकदम सीधे दोनों पैर रख के खड़े हो जाते हैं। छोटे बच्चे सबके पास है, सबने महसूस किया है। जिसके पास नहीं है तो उन्होंने अपने आसपास देखे भी होंगे, एकदम तो तुरंत खड़े ही नहीं हो जाते छोटे बच्चे, कोशिश करते हैं तो कभी एक पैर रख पाते हैं, फिर दोनों रख पाते हैं। ऐसे रिफ्लेक्स को हम स्टीपिंग रिफ्लेक्स या डांसिंग रिफ्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। आगे चलिए, आगे भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है स्टूडेंट। मैंने आज आपको क्या बताया? अबगार स्कोर के बारे में बताया और आपको नियोनेटल रिफ्लेक्सेस के बारे में बताया। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा स्टूडेंट। बस थोड़ा बहुत और बचा है, लाइक जैसे स्टेजेस की बात करनी है डेवलपमेंट की, पीरियड ऑफ पार्टिनेट, नियोनेट तो सब आपको पता ही है, और थोड़ा बहुत बचा है कि सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेंगे कि बाल्यावस्था की विशेषताएं क्या हैं, किशोरावस्था की क्या हैं, यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो एक वीडियो और है, उसमें सारा कंप्लीट करा दूंगी मैं, और इसके बाद हम एक मैराथन ले लेंगे क्वेश्चन आंसर्स की, हमारा बाल विकास भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की। ओके, तो चलिए, इतना आपको मुझे लगता है पसंद आया होगा वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा स्टूडेंट्स। और क्या कहना था, बस ठीक है। ओके, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।